जी बहुत सारे 60% लोग ऐसे हैं कैराना के जो बेचारों को ना तो सहारनपुर जाना है ना दिल्ली जाना है, उनको छोटे रोड के उनके लिंक रोड हैं उनसे समस्या होती है। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। आप दोबारा से गंगों पर आ जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदीप जी चुनाव लड़े गंगों से। जब मैं जाता हूँ बात करता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि प्रदीप जी को चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदीप जी क्या चाहते हैं? अब देखिए वो जवाब नहीं चाहिए कि पार्टी चाहेगी तो देखेंगे, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं गंगों से। पार्टी ने सम्मान दिया, लोगों ने भी सम्मान दे दिया, लेकिन मैं कैराना से जब निकलता हूँ कांदला रोड की साइड तो 2.5 फीट के गड्ढों से निकलता हूँ। मेरी कार ऐसे लहराती हुई जाती है जैसे लद्दाख की सड़कों से जा रही है। फिर उसके बाद कभी कभार झिंझाना की तरफ भी चला जाता हूँ। एक बार मैंने एक वीडियो किया था तो मैंने सवाल पूछ लिया वहाँ के लोकल विधायक से कि विधायक साहब तो है नहीं, तो लोगों ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि एक बार एमपी साहब से भी पूछ लीजिएगा। एमपी साहब आते नहीं कैराना में, अगर आते तो शायद इस रोड पे चलते तो ये रोड बन जाता। वहाँ पे एक नाले की बहुत बड़ी समस्या है। आप बताना नहीं चाहते 80 बनाम 20, लेकिन ये जो मंद मंद सी मुस्कुराहट है ना ये बता रही है। और जनता भी इतनी भोली नहीं है कि वो समझ नहीं पा रही है। लोग भी जो देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि 80 बनाम 20 का चुनाव वहीं जा रहा है जहाँ पर योगी जी जैसे बड़े बड़े भाषणों में अपने बोलते थे, कभी सुनते थे कि ये मौलाना है, ये मौलाना छोड़कर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, लेकिन लोग समझ रहे हैं। लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। देखिएगा आने वाले समय एक आध मस्जिद भी गिनवा दीजिए जैसे मंदिर, वो भी तो भारत के निवासी हैं। नहीं उसमें कोई किसी के लिए कोई किसी के आपके तो रैलियों में मंदिर 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 कोई किसी के लिए कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है। कोई अपने धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार करना चाहता है उस पर कोई किसी अच्छा वो करेंगे खुद, लेकिन हिंदुओं के लिए आप करेंगे, वो बाकी दूसरे धर्म के लोग अपने आप करें, हिंदुओं का योगी जी करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और एक तरफ देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, समाजवादी की राह देख रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी जी। उनसे कुछ सवाल हैं जो गंगों की जनता भी जानना चाहती है। गंगों में आजकल बात होती है, हम भी पिछले 2 महीने से गंगों को कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से एक खुशबू सी आती है कि प्रदीप जी भी गंगों से चुनाव लड़े। अब प्रदीप जी के पास ही आज हम पहुंच गए हैं जानने के लिए कि वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े। वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे जो चुनावी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं प्रदीप जी जिन पर अफेक्ट कर सकते हैं या अफेक्ट करते हैं। प्रदीप जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। प्रदीप जी, आपके लगातार पार्टी से बड़े बड़े तमाम नेता छोड़कर जा रहे हैं, क्या लग रहा है जैसे ही चुनाव नज़दीक आया क्या कुछ लोग दबे कुचले हुए थे क्या पार्टी के अंदर? क्या किसी एक ही तरह के लोगों की सुनी जा रही थी पार्टी में कि अभी आचार संहिता लगी, चलिए अब फटाफट से छोड़ते हैं और अब दूसरी तरफ चल लेते हैं? ये अभी तक का हमेशा ऐसा होता आया है। जब भी चुनाव की घोषणा होती है कुछ दल बदल करने वाले लोगों की प्रक्रिया ये स्वाभाविक रूप से निकल करके आती है। वही एक प्रक्रिया है, उसमें कुछ लोग उधर से इधर भी आने वाले हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, और कुछ लोग अपने अपने भविष्य को तलाश कर करके जैसे भी उनका अपना विचार है, सोचना है, उसी के अकॉर्डिंग उनका निर्णय। आने वालों की संख्या तो कम दिखाई देती है, इक्का दुक्का करके आते हैं, जाते तो बंडल के बंडल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, साथ में बड़े बड़े मंत्री, और रेजिग्नेशन में जो लाइन है कि दलितों का, पिछड़ों का, उनका उत्पीड़न हुआ है, उनकी बात सुनी नहीं गई है, मानी नहीं गई है। और इस तरह के आरोप हमेशा से विपक्ष भी लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर। ये ऐसे आरोप लगाना, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा सोचना, मैं समझता हूँ कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है। अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा था तो उन्होंने पहले ही इस बात को बताना चाहिए था, प्लेटफॉर्म पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहिए था। लेकिन जब कुछ मतलब नहीं था, कोई बताने वाली कोई बात नहीं थी, अब समय पूरा हो गया, अच्छे तरीके से और अपने विभाग में पूरी अपनी तन्मयता से कहें या किस प्रकार से कहें, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रकार उन्होंने वो अपनी भूमिका नहीं निभाई होगी। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनके अपने मनों में भाव ऐसे निकल कर के आए होंगे जिन वजह से वो यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग को अच्छे से साधने का काम किया है, प्रत्येक वर्ग के भले के लिए पार्टी ने काम किया है। अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, ऐसे उद्देश्य से काम किया है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ के साथ एजेंडे के अनुसार अपनी पार्टी ने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जितना भला, जितनी योजनाएं, जितना बेहतर काम हमारी पार्टी ने किया है, हमारी पार्टी के अलावा कोई भी इस प्रकार के भाव से काम नहीं कर सकती। सबका साथ सबका विकास आपका ये स्लोगन है, एक नारा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मैं बात करता हूं तो वो भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन योगी जी तो कहते हैं चुनाव 80 बनाम 20 का है। वो 20 कौन है? कहाँ चुनाव लेकर जा रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस रास्ते पर लेकर जा रही है? क्या वहीं से जहाँ पर चुनाव 2017 का हुआ था, 2013 दंगों में एक बिसात बिछी थी, उसका पूरा फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण बहुमत मिला, लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा बहुमत मिलेगा। चुनाव नज़दीक आया तो अब बोलने लग गए हैं कि भैया हमने राम मंदिर बनाया है, अब मथुरा भी बनाएंगे। अगर ऐसी चीज़ें सबका साथ और विकास हुआ होता, विकास किया होता, तो क्या इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती उत्तर प्रदेश में? हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें, आपको स्वतः ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का किसी भी योजना में कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता। पिछली सरकारों में इतना बुरा हाल, इतने बुरे तरीके से लोग त्रस्त थे, महिलाएं परेशान थी, स्कूलों के सामने गुंडे, अपराधी, छेड़खानी करने वाले आपराधिक तत्व जो लड़कियों को स्कूल से बाहर निकलते ही सार उनके साथ छेड़खानी की घटना होने का काम होता था। महिलाएं अगर बाजार तक जाती थी, पता नहीं चलता था कब किस समय उससे गले से चैन छिन जाए, कब किस समय उसके कानों से कुंडल छिन जाए, कुछ भी पता नहीं था। और किस घटना को महिला के साथ अंजाम देने का काम होता रहा है वो हम सबके सम्मुख रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ होता था, पता नहीं चलता था वो रिश्तेदारी से सही सलामत वापस आएगा कि नहीं आएगा, मोटरसाइकिल सहित या गाड़ी सहित वापस आएगा कि नहीं आएगा। इतना बड़ा चरम पर अपराध देखने को मिला है। उस अपराध को रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम लोग यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, समझा है। दूसरी सरकारों का भी कार्यकाल हम लोगों ने देखने को मिला है, लेकिन किस प्रकार की अराजकता, किस प्रकार का माहौल यहाँ देखा है वो हम सबके सम्मुख है। और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि किस प्रकार से गुंडों ने अपराध को जन्म दिया है, चौकियों पर ताले लगवाने का काम कर दिया था। आम आदमी की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, पुलिस ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। पुलिस मजबूर होकर के, इकट्ठा होकर के सोने के लिए मजबूर कर दिया था अपराधियों ने। अपराधी खुलेआम बाजारों में व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का काम, व्यापारियों के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का काम, हमारे कस्बे से अपराधी खुलेआम निकलते जा रहे हैं और तमंचे लहरा करके निकलते रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं को कुछ आपराधिक तत्वों ने हैं दूसरी सरकारों में जन्म देने का काम किया है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम दूसरी सरकारों में चलता रहा है। हमारी सरकार में अपराधियों पर लगाम लगाने का काम हुआ है। हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी आज की तारीख में मुंह उठा करके नहीं चल सकता। जिसने मुंह उठाने का काम किया उसका हमारी सरकार ने जो इलाज हो सकता था वो करने का काम किया है। कोई भी कमी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में नहीं छोड़ी। इलाज तो करने का काम किया है। ठोकों की नीति है आप लोग की, तो वैसे भी जेल के अंदर भी मार देते हैं, जेल के बाहर भी मार देते हैं। जेल के अंदर का कोई विषय ऐसा नहीं है, ना हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ना ऐसा कुछ घटनाक्रम है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि बदमाश अगर बदमाशी को करेगा उसका इलाज हमारी सरकार ने अच्छे से किया है और अगर आगे भी करने की हिम्मत करेगा हमारी सरकार आने वाले समय भी बनने वाली है, उसमें भी इसी प्रकार से उनका इलाज होगा। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 80 बनाम 20, 20 कौन लोग हैं और 80 कौन लोग हैं? एक बार थोड़ा सा 80-20 का कोई विषय ही नहीं। योगी जी प्रदेश की जनता के प्रति हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरे सजग तरीके से काम करती रही है और आगे भी उसी प्रकार से काम करेगी, बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। तो ये योगी जी का जो बयान आया 80 बनाम 20 वाला, इसमें कोई पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया क्या प्रदीप जी कि 80 ये हैं और 20 ये हैं? अब जनता के बीच ये बताना है जाकर। 80-20 वाला मैं नहीं कह सकता है क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अपराधियों
पर जिस प्रकार से लगाम हमारी सरकार ने लगाई है वो दूसरी सरकारों की बस की बात नहीं है। वहाँ अपराधियों ने थाने और तहसीलों को चलाने का काम किया है, हमारी सरकार ने सबके भले के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है और सबके विकास के लिए काम किया है। आप बताना नहीं चाहते 80 बनाम 20, लेकिन ये जो मंद मंद सी मुस्कुराहट है ना, ये बता रही है। और जनता भी इतनी भोली नहीं है कि वो समझ नहीं पा रही है। लोग भी जो देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि 80 बनाम 20 का चुनाव वहीं जा रहा है जहाँ पर योगी जी जैसे बड़े बड़े भाषणों में अपने बोलते थे, कभी सुनते थे कि ये मौलाना है, ये मौलाना छोड़कर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। देखिएगा, ये आप भी भली भांति जानते हैं, इस प्रदेश और देश की जनता भी भली भांति जानती है। पिछली सरकारों में इस प्रकार का संकट लोगों के सामने आ गया था कि अपने धार्मिक स्थलों को भी सुरक्षित रख पाना बड़ा कठिन काम हो गया था। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर एक आस्था जगाने का काम किया है और धार्मिक स्थल जो हमारे बहुत दिनों से ऐसी हालत में हो गए थे कि लगता नहीं था कि कोई इनका जीर्णोद्धार करेगा, कोई इनका विकास करेगा और इन पर कोई ध्यान देने का बात करेगा। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरफ बहुत अपना ध्यान देने का काम किया है। अयोध्या को इतना सुंदर वातावरण में बनाने का काम किया है। बहुत अच्छे तरीके से राम जन्म भूमि पर राम मंदिर का भव्य मंदिर बनने का जो एक फैसला कोर्ट के माध्यम से आया है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर शिलान्यास राम मंदिर का हुआ है, वो हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े फक्र और गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रहते हुए हम सब लोग अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। ये युवा पीढ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि हम लोगों के रहते हुए राम मंदिर का निर्माण होने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से काशी का जिस प्रकार से उत्थान हुआ है, जिस प्रकार से मोदी जी ने वहाँ के जीर्णोद्धार का काम किया है और काशी का भव्य वातावरण बनाने में उनका बहुत बहुमूल्य योगदान रहने का काम उन्होंने किया है, तो हम सब लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। आने वाले समय एक आध मस्जिद भी गिनवा दीजिए, जैसे मंदिर, वो भी तो भारत के निवासी हैं। नहीं, उसमें कोई किसी के लिए, कोई किसी के आपके तो रैलियों में मंदिर मंदिर मंदिर, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है। कोई अपने धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार करना चाहता है, उस पर कोई किसी, अच्छा वो करेंगे खुद, लेकिन हिंदुओं के लिए आप करेंगे, वो बाकी दूसरे धर्म के लोग अपने आप करें, हिंदुओं का योगी जी करेंगे। समस्याएं जहाँ की आती है वहीं की समस्या का समाधान किया जाता है। अच्छा, अल्टीमेटली ये समस्या थी, कई सौ सालों से कोर्ट में पेंडिंग मामला चल रहा था। कोर्ट में मामले पेंडिंग होने के साथ साथ वहाँ का कोर्ट का निर्णय आया और वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। वहाँ के लोगों की भावना थी, पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोगों की भावना इस बात को दर्शाने का काम कर रही थी कि अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा ये काम हुआ। चलिए, इस पर अगर बहस करेंगे तो लंबा चला जाएगा। आप दोबारा से गंगों पर आ जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदीप जी चुनाव लड़े गंगों से। जब मैं जाता हूं, बात करता हूं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि प्रदीप जी को चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदीप जी क्या चाहते हैं? अब देखिए, वो जवाब नहीं चाहिए कि पार्टी चाहेगी तो देखेंगे। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं गंगों से? गंगों विधानसभा और नकुड़ विधानसभा से हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सन 84 में पिताजी ने सबसे पहले चुनाव यहाँ से लड़ा था, नकुड़ विधानसभा में ही गंगों का हिस्सा था। 5 बार चुनाव हमारे फादर ने यहाँ से लड़े हैं, 3 बार विधायक नकुड़ से वो रहे हैं। 5 बार विधानसभा के चुनाव मैंने लड़े हैं और 3 बार एमएलए मैं रहा हूँ, जिसमें 1 बार नकुड़ से और 2 बार गंगों से। अल्टीमेटली नकुड़ गंगों दोनों ही मैं बहुत ही अपने यहाँ के परिवारों से, यहाँ के लोगों से मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत संबंध रहा है। बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर मेरे कैराना लोकसभा के लोगों की रही है। मुझे पार्टी ने कैराना लोकसभा का प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा है और शामली जनपद के लोगों का भी मुझे अपार समर्थन और सहयोग मिला है, प्यार मिला है। उन्हीं की बदौलत मैं कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में कर रहा हूं और ये लोगों की मांग है, लोगों का विश्वास मेरे ऊपर इतना है। लोग चाहेंगे, जैसा चाहेंगे उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा,
वो मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो, पार्टी पूरी निष्ठा के साथ, हमारे तमाम कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा के साथ। प्रदीप जी का क्या निर्णय है? प्रदीप जी चाहते हैं या नहीं चाहते? मेरा निर्णय पार्टी के साथ है। पार्टी का जो निर्णय होगा हमारे लिए सर्वोत्तम है। प्रदीप जी हाँ ना बता दीजिए, अभी तो टाइम बचा है नाम फाइनल होने में। पता लगे आप पार्टी के निर्णय के साथ जाते रहे, पार्टी आपका नाम सोच रही है और आप बोले कि इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है। प्रदीप नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है, कार्यकर्ताओं की भावना हमारे लिए सर्वोपरि है। जो कार्यकर्ता कहेंगे, जो पार्टी कहेंगे, वही हमारे लिए मान्य। चलिएगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अगर हाईकमान देख रही है तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्रदीप जी, इंटरेस्ट बिल्कुल नजर आ रहा है और अब मना भी नहीं कर रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है। तो गंगों से चुनाव में इंटरेस्ट है। तमाम लोग ये सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे। गंगों के लोग, कैराना के लोग, ये चीज़, इस पर सबकी निगाहें अटकी हुई थी और सबकी जुबान से एक चीज़ आ रही थी कि क्या प्रदीप जी खुद चाहते हैं या नहीं चाहते। अब मना तो नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कैराना खाली हो जाएगा प्रदीप जी, फिर खर्चा हो जाएगा पार्टी का, फिर दोबारा से कैराना से कोई और चुनाव लड़ेगा। पता नहीं किस दिशा में पार्टी हमारे बारे में सोच रही है, कैसा सोच रही है। तो मुझे तो कहीं अब तक, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की है, मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोगों ने उससे पहले भिन्न भिन्न दलों में कुछ अलग प्रकार की राजनीति का दौर भी देखा है, लेकिन जिस प्रकार का सिस्टम, जिस प्रकार का अनुशासन, जिस प्रकार का सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मैं उसको कभी भुला नहीं पाऊंगा। पार्टी ने सम्मान दिया, लोगों ने भी सम्मान दे दिया। लेकिन मैं कैराना से जब निकलता हूँ कांडला रोड की साइड, तो 2.5 फीट के गड्ढों से निकलता हूँ, मेरी कार ऐसे लहराती हुई जाती है जैसे लद्दाख की सड़कों से जा रही है। फिर उसके बाद कभी कभार झिंझाना की तरफ भी चला जाता हूँ। एक बार मैंने एक वीडियो किया था, तो मैंने सवाल पूछ लिया वहाँ के लोकल विधायक से कि विधायक साहब तो है नहीं, तो लोगों ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि एक बार एमपी साहब से भी पूछ लीजिएगा। एमपी साहब आते नहीं कैराना में, अगर आते तो शायद इस रोड पे चलते तो ये रोड बन जाता। वहाँ पे एक नाले की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा देखो, छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व संभाला है, उससे पहले बाबूजी भी वहाँ रहे हैं और बाबूजी ने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपनी बात को बड़ी प्रमुखता से रखने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि उनके द्वारा भी प्राथमिकता से काम करने की बात रही है। हमेशा हम लोगों की प्राथमिकता में विकास रहा है। जहां तक कैराना की बात करें या कांधला की बात करें, अब आप देखिएगा, इधर हम लोग बिरौली चौसाना के रास्ते से उधर करनाल की तरफ जाने वाले रास्ते पर हमारा बहुत लंबे समय से 6-7 किलोमीटर का रास्ता पेंडिंग था। बहुत पहले भी प्रयास हुए, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अल्टीमेटली उसके लिए प्रयास किया है। वो 7 किलोमीटर का रोड अभी हमें जल्दी ही बनवा करके तैयार किया है। चौड़ाई इसकी होनी थी, चौड़ाई बन करके तैयार हो गई है। शामली जनपद बहुत बुरी तरीके से प्रभावित था जाम की समस्या को लेकर के, और जाम की समस्या अब आने वाले कुछ ही समय में शामली की दूर होने वाली है। पानीपत खटिमा रोड बनने जा रहा है। मुजफ्फरनगर से इधर एक रोड और निकलने जा रहा है। बड़े बड़े रोड तो चलिए, नेशनल हाईवे सहारनपुर से दिल्ली रोड बनने जा रहा है। बन करके लगभग तैयार हो चुका है। 2-4 महीने बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून का एक और हाईवे निकलने जा रहा है। शामली से इधर गंगों को होते हुए अम्बाला का रोड और एक और हाईवे निकलने का काम होने जा रहा है। और सहारनपुर का अगर देखें तो देहरादून से लेकर के हमारा अम्बाला को जाने वाला रोड, जिसके लिए हम लोग बहुत बड़े तरीके से सहारनपुर में भी जाम की समस्या से प्रभावित रहते थे, लेकिन जाम की समस्या का निराकरण हमारी सरकार ने किया है दोनों जनपदों का। प्रदीप जी, बहुत सारे 60% लोग ऐसे हैं कैराना के जो बेचारों को ना तो सहारनपुर जाना है ना दिल्ली जाना है, उनको छोटे रोड के, उनके लिंक रोड हैं, उनसे समस्या होती है। थोड़ा सा इस पे भी मैं आपको बताता हूँ। कैराना से झिंझाना होते हुए ऊन तक जाने वाला रोड है, वो भी सैंक्शन हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है। तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो लोगों की उम्मीद हो जाए कि निश्चित रूप से बनेगा, बहुत जल्दी बनने जा रहा है। और मेरा कहने का आशय यह है कि हमारी सरकार ने सड़कों पर भी फोकस किया है, कानून व्यवस्था पर भी फोकस किया है, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं पर भी फोकस करने का काम किया है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सभी बिंदुओं को चिन्हित करने का काम करते हुए सर्वोपरि रूप से इस बात को इंगित करने का काम किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी योजना से वंचित न रह पाए। सबके भले के लिए हमारी पार्टी ने
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चलने वाली सरकार ने फोकस करते हुए काम किया है। अब ये चलिए मान लेते हैं कि पार्टी आप पर भरोसा कर लेती है और गंगों से आपका टिकट मिल जाता है, उसके बाद आप जब गंगों की जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे, तो किन मुद्दों पर जाकर बात करेंगे? इतनी उठापटक के बीच, इतनी नेगेटिविटी के बीच, चारों तरफ से पड़ोसी के भी मंत्री जी अभी सुनने में आ रहा है कि चले गए शायद छोड़ के, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी जी भी शायद इधर से उधर हो लिए हैं। हालांकि उनका रहा है इस तरह का, उनकी परिपाटी ऐसी रही है, वो इधर उधर सत्ता के थोड़े से भोगी रहे हैं। तो अब कैसे जब जाएंगे तो किन मुद्दों पर जाकर गंगों के लोगों से बात करेंगे? भैया ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये करने वाले हैं, इन पर वोट दीजिएगा, या फिर मथुरा काशी राम मंदिर इन पर ही वोट होगा? हमेशा हम लोगों का एजेंडा लोगों के भले के लिए रहा है, क्षेत्र में विकास के लिए रहा है, और जो उनकी छोटी हों समस्याएं चाहे बड़ी हों, उन समस्याओं पर फोकस करते हुए हम लोगों ने काम किया है। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा किए गए कामों की कोई सीमा नहीं है। बहुत बड़ी सूची, बहुत बड़ी फेहरिस्त हमारे पास आज की तारीख में ऐसी हैं जिसको अगर हम गिनाने का काम करें तो गिनाते गिनाते हमें घंटों लग जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा है कि देवबंद के अंदर ATS सेंटर की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। सहारनपुर के अंदर बहुत लंबे समय से युवाओं की मांग थी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। लगातार पिछले 2-3 चुनाव से हम लोग देख रहे थे, युवाओं की तरफ से बात आती थी। हम लोगों ने सहारनपुर में यूनिवर्सिटी की मांग हम लोग कर रहे हैं। लगातार हम लोग मेरठ वेरठ जाते हैं, मेरठ जाने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान जल्दी से नहीं हो पाता है। उस समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है। कैराना के अंदर किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार की गुंडागर्दी जन्म लेने का काम करती रही, किस प्रकार से पलायन से लोग प्रभावित होते थे, उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर एक PSC कैंप की स्थापना सरकार ने की है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया है। उन सभी चीज़ों को फोकस रखते हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर के बीच में लेकर के जाएंगे। उनका भाव, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था हम लोगों को देखने को मिली है, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी दल के प्रति इतने बड़े स्तर पर आस्था देखने को नहीं मिलती। अभी हमारी जन विश्वास यात्रा निकली है, बहुत उत्साह के साथ लोगों ने अपना विश्वास जन विश्वास यात्रा के प्रति जताने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताने का काम किया है। वो उससे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव फिर से हम लोग बना पाएंगे। अगर गंगों के विधायक को आपको 10 में से नंबर देने पड़े, पिछला जो कार्यकाल रहा है उपचुनाव के बाद, 10 में से कितने नंबर आप देंगे? नहीं, अच्छा काम किया है, अच्छा प्रयास सबका रहा है। यहाँ कोई कंपटीशन का दौर नहीं है। यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी का काम पार्टी के प्रति बड़ी निष्ठा से काम करने की भावना से। जन विश्वास यात्रा में कोई कंपटीशन नहीं है। नारे लग रहे थे, इधर से किरत सिंह जी के लग रहे थे, उधर से आपके लग रहे थे। ये कंपटीशन था नारों में। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करने का एक तौर तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था। उन उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को और भी ऊर्जा के साथ किस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम कर सकते हैं, उसी भाव से कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने का काम किया। किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोवर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब साफ है बीच सब में। साफ है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप किरत सिंह? सब नंबर उन्हीं के हैं। 10 के 10 है क्या? सब के नंबर, सारे नंबर उन्हीं के हैं। चलिएगा, 10 के 10 नंबर दे रहे हैं। कंपटीशन तो आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। जन विश्वास यात्रा में दोनों तरफ से नारे लग रहे थे। अच्छा प्रदीप जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी पास के जो मंत्री जी हैं, सुनने में आ रहा है कि वो भी छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, तो क्या लग रहा है कि? मुझे मालूम नहीं है, मैं तो अभी आपके साथ और कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे, उनके साथ बातचीत करने में उलझ रहा। मुझे लेटेस्ट खबर नहीं, लेटेस्ट खबर मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। अभी मालूम नहीं है इस बारे में। चलिएगा, धन्यवाद। अभी देखिएगा, प्रदीप जी से हमने बातें की और तमाम उन सवालों के जवाब उनसे लिए जो आप लोग जानना चाहते थे। कैराना के लोग भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करना चाहते थे, जानना चाहते थे। उनके रोड्स कब बनेंगे, जो लिंक रोड है, छोटे रोड है, और गंगों पर प्रदीप जी का जो इंटरेस्ट है आप सब लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद अगर ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कैराना खाली हो जाएगा, ये भी खर्चा बढ़ेगा। प्रदीप जी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग का खर्चा बढ़ेगा और देश पर एक खर्चा बढ़ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।